हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे टर्म वन में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वैन आई से टर्म वन में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही आएंगे, इसके जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि घुमा फिरा के आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको। ओके, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि देखो, जितनी बेस्ट या जितनी परफेक्ट मेरी सोशल साइंस है, जितनी अच्छी मेरी सोशल साइंस है, शायद उतनी अच्छी साइंस नहीं है मेरी। ठीक है, इस बात को बताने का सबसे बड़ा मोटिव पता है क्या है? वो ये है कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे कि कोई सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो साइंस का, जो आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप किसी दूसरे टीचर की वीडियो देख रहे हो जो साइंस आप परफेक्ट पढ़ाते हैं, जो अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, और आपको लगता है कि वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, जो चैनल है वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आप हो। ठीक है, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी आप बता दो, तो मैं इसलिए ही ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, बट जैसे मैंने बोला कि आप अगर जाना चाहो, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो ये वीडियो छोड़ सकते हो। ओके, चलो, बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार एक दो क्वेश्चन देख लेना, जिससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्ज़ाम में। और दूसरी बात यह है कि मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, मेरे को कभी सोशल साइंस, कभी भी मैंने बुक रीड नहीं करी सोशल साइंस की। ठीक है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सोशल साइंस की बुक रीड करने की, नोट्स ही बना रखे हैं, उसी से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन हो गया। बट मैं ट्राई करूँगा कि एनुअल में आपको खुद पढ़ाऊँ। ठीक है, साइंस भी पढ़ाऊँ और साइंस भी अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करूँ। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है कि मार्बल जो है उसने पॉपुलैरिटी गेन करी थी रोम और ग्रीस के अंदर। ये दोनों सिविलाइजेशन है, थोड़ा एसएसटी आ जाता है इसलिए मैंने देखा है। ओके, तो रोम और ग्रीस कल्चर में हमें देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दी सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से किस में नहीं है? तो डोलोमाइट बेसिकली एक रॉक होता है पहाड़ों पे वगैरह पे, है ना, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल स्टैचू में तो पता ही है आपको, सी शेल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसका आंसर है कैल्सिनेट जिप्सम। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको परफेक्ट आंसर पता है, या अगर आपको परफेक्ट आंसर नहीं पता तो आप एलिमिनेट करो जो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे को पता है जी, सी शेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है 100%। मार्बल भी, डोलोमाइट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट अगर इन दोनों में से देखें तो 50% तो आपके एलिमिनेट हो गए ना रॉन्ग आंसर, तो 50% का तो जवाब आप देख सकते हो, उसमें से तुक्का भेड़ोगे तो 50% तो चांस है कि सही होगा। ओके, वैसे इसका आंसर जो है कैल्सिनेट जिप्सम है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली इसमें दे रखा है कि एक स्टूडेंट है, अगर उसने ऐड किया है कैल्शियम, मतलब एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 10 ग्राम एक कंटेनर के अंदर, रिजिड कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाला है और उसको हीट किया है, तो उसमें से प्रेशर रिलीज़ हुआ, तो उसने हर 5 मिनट में प्रेशर वगैरह को नोट डाउन किया, तो ये बता रखा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस टाइम में जो मैक्सिमम हमारा डीकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, तो अच्छा ओके, मैं आपको मैक्सिमम डीकम्पोजिशन पूछा है, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये कैल्शियम कार्बोनेट के केस में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम, वो कितना है 10 मिनट में, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट, या 5 मिनट का इंटरवल है 10 मिनट का, तो 10 मिनट के इंटरवल के आसपास हमें दिख रहा है हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम प्रेशर। तो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में मैं आपको बता दूँ, हम आधा करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट यानी 0 से 5 मिनट तक माना जाता है कि हाई, एक तरह से मैक्सिमम डीकम्पोजिशन देखने के लिए मिलेगा हमें। ठीक है, इस टाइम के बीच में, 0 से 5 मिनट के बीच में, तो इसका आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक गैस ए है ऑब्टेन्ड अबव द रिएक्टेंट फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस। जैसे ही मैंने बोला द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको आंसर पता चली गया होगा, फोटोसिंथेसिस है इसका आंसर। अगर हो सके तो गैस ए का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मार्बल के बारे में थोड़ा लिखा है, ये बोल रखा है कि मार्बल जो है वो अगर पॉल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आता है, रेन वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कोरोड हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल, एसिडिक रेन आपने सुना होगा, हमारा जो ताजमहल है वो भी एक तरह से कोरोड हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर के आपको पता ही है, सबसे ऊपर जो है हमें 3-4 गैसेज, जैसे सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देखने के लिए मिलती है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कार्बनिक एसिड, नाइट्रेट वगैरह, नाइट्रिक एसिड, ये फॉर्म होता है। तो एसिडिक होते हैं ये, पॉल्यूटेड वाटर मतलब पॉल्यूट हो जाता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इसी वजह से हमारा कोरोड हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो इसका आंसर है सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो लिखा भी ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, उसको उसमें से हम कैल्शियम बनाते हैं, ठीक है, बाय हीटिंग। अगर उसको हीट कर दें हम सोडियम मेटल के साथ, ओके, तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है आपसे, ठीक है। देखो जो रिडक्शन करता है ना, जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये लिख रखा है कैल्शियम ऑक्साइड लिख रखा है, उसको जब मेटल के साथ करवाया तो CaNa2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो रिडक्शन हो रहा है इसमें से, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। CaO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन एजेंट है। बट आपसे क्या पूछा, ऑक्सीडेशन एजेंट, वो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको बता रखा है कि अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड को अगर HCl के साथ, जो कि एक्वस फॉर्म में है, जब रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीच पाउडर और थोड़ा देखने के लिए मिलता है हमें। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं हम। तो ये लिखी है हमारी इक्वेशन, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो MnCl2Cl और साथ ही में हमारा वाटर, ये हो रहा है। इसमें आप देखोगे जी रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ देखो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना, और ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये हमारा रिडक्शन एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है जी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो ये देखो यही लिखा हुआ है कि रिएक्शन जो है वो MnO और HCl जो है वो किसका एग्जांपल है, पता ही है आपको, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरीन गैस जो है वो जब रिएक्ट करती है डैश के साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह एक तरह से फॉर्म होता है। तो किसके साथ रिएक्ट करती है, तो इसका आंसर है जी CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। दिखाता हूँ इक्वेशन में आपको। देखो ये क्लोरीन हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हुआ, जब इसको किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये वाटर भी फॉर्म हुआ, ठीक है। चलो आई होप ये बात आपको पता चल गई। इक्वेशन याद रखना, ओके ओके जी। आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, ये इक्वेशन लिख रखी है आपको, ठीक है। इसी इक्वेशन से आपसे पूछा गया है कि आपको बताना आइडेंटिफाई, मतलब क्या हो रहा है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीशियम इसमें लिखा है, मैग्नीज ऑक्साइड में रिड्यूस हो रहा है और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। चेक करें क्या, मैग्नीज जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। जो मैग्नीज ऑक्साइड से रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl से। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट ही सही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा एकदम करेक्ट है। इसमें देखो ए भी नहीं लिखा, एक्चुअल में यही फर्स्ट पॉइंट है, ओके। तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, फर्स्ट, मतलब ये ऊपर वाला। इसमें ABCD होना चाहिए था, ये D होना चाहिए था, ये C होना चाहिए था, ये B होना चाहिए था, ये A होना चाहिए था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो अब जो हमारी ये रिएक्शन था इक्वेशन थी ये मैग्नीज ऑक्साइड वाली, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि MnO2 जो है वो क्या है, नेचर उसका क्या, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल हो गया, या हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जो कभी कभी एसिड और कभी कभी बेस, है ना। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये बेसिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं हमारे वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो अगर ये बोल रखा है कि ड्राई HCl लेते अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की जगह, तो क्या होता, कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाता। ब्रेक डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए, ठीक है। HCl के ब्रेक डाउन के लिए, मतलब रिएक्शन करने के लिए HCl का ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो पाता अगर वो गैसियस फॉर्म में होता तो यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि रिएक्शन विल नॉट अकर, यही लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये बेसिकली बता रखा है, ये आपको पता है C8 से आपको क्या पता चला, ये ऑक्टेन है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये ऑक्टेन है 8 है और ये इक्वेशन दे रखी है, जब उसको हम मतलब गैसोलीन है उसको जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के जब वो उसमें आता है रिएक्शन में, तो ये 16x लिखा हुआ है। और सच बताऊं तो आगे कुछ छोड़ा हुआ है, वो 18y है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 16x, एक्चुअल में यहाँ प्लस है और 18y है। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होगा, फॉर्म होगा बेसिकली, है ना। तो अब आप देखो, पहली बात तो आप अगर यहाँ डालोगे ना, ठीक है, तो वैसे ही बैलेंस हो जाएगी। इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, वैसे D है, ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया हो, चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ जी, इसका आंसर D है, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो इक्वेशन आपको मतलब दिख रही है, केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबंशन ऑफ द फ्यूल, जब फ्यूल को जलाया जाता है तो क्या हो? पहली बात तो ये है जी एक्सोथर्मिक है, हीट जनरेट होती है, इतना तो क्लियर है। तो यानी कि बी और सी में से होगा। अब ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन, तो इसका आंसर होगा सी। डीकम्पोजिशन तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ये बहुत सिंपल है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सिमिलर टू द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंजम्पशन में जो है वो उसके जैसे कौन सी है? हीट जनरेट होती है बेसिकली। तो देखो रेस्पिरेशन एक तो हीट जनरेट होती है, आपको पता ही है। देखो अगर कोई बंदा मर जाता है ना, तो आप देखो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, तो रेस्पिरेशन जो है उससे हीट जनरेट होती है, तो बी तो है पक्की बात। और सी पे लिखा हुआ है कि जो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसमें भी थोड़ा आप देखो कि स्मेल वगैरह आने लग जाती है और ये सारा का सारा, तो बी और सी दोनों है, बी और सी दोनों है। इसका आंसर होगा ए। फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्टूडेंट है, वो रोड पे चल रहा है, उसने है ना एक कार में देखा कि जी ब्लैक कलर का क्लाउड मतलब स्मोक निकल रही है, ठीक है, एग्जॉस्ट में से। तो क्या पता चलता है इससे? पहली बात तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जो कंप्लीट कंजम्पशन नहीं हो पाता, इसलिए ब्लैक इन कलर होती है वो, ठीक है। तो पहले तो इनकम्प्लीट, देखो एक ही में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में इनकम्प्लीट कंबंशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए है, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की वजह से होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस, मतलब सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है, बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, लेस रिएक्टिव आप कह सकते हो, ठीक है। इसका आंसर है अपना बी, हाँ जी बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारी दिल्ली का हाल है, यमुना रिवर का हाल है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि पहली बात तो इसमें लिख रखा है डिटर्जेंट वगैरह की वजह, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक फॉर्म, जो फॉर्म हो रहा है हाई फॉस्फेट कंटेंट होता है, ठीक है, वाटर वेस्ट में, और डिटर्जेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। डाइंग इंडस्ट्री वगैरह, धोबी घाट वगैरह, हाउस होल्ड, ये सारा का सारा हो रहा है, ठीक है। और बहुत डेड, मतलब एक तरह से बहुत दिक्कत है ये, ओके। और देर इज़ नो ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, एक्वस लाइफ भी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो अब क्वेश्चन क्या है वो पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो पीएच पेपर बताना है। ये डिटर्जेंट है, ठीक है, डिटर्जेंट तो आपको पता ही है, बेस होता है, और बेस क्या होता है? 7 न्यूट्रल है, 7 से ऊपर बेस है, तो 7 से ऊपर कौन सा दे रखा है? ए है इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें दे रखा है कि ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। देखो पहली बात तो आपको पता है कि अगर हमारा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होंगे तो वो न्यूट्रल है, बट अपने को पता है कि ये क्या है, ये अपना बेस है। वाटर जो है बेसिकली एक बेस है, मतलब वो वाला बेस, मतलब ये वाला वाटर जो यहाँ पर है यमुना रिवर में, डिटर्जेंट वगैरह ना, बेसिक इन नेचर है वो। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और क्योंकि तभी तो वो होगा बेस, नहीं तो अगर लो होंगे तो एसिड हो जाएगा। बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे और लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो होंगे, वही बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, तभी तो बेसिक इन नेचर होगा वो, ओके। ये वाला थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। 4.3 की बात करें तो इसमें पीएच वैल्यू के हिसाब से दिखाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी है? अपने को पता है कि एसिड, इसमें लिख रखा है ऑर्डर जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? साफ पता चल रहा है सी होगा इसका आंसर। क्यों? सबसे पहले तो पी एसिड, मतलब एक तरह से बेस टू एसिड जा रहा है ये, ठीक है। 11 पे बेस, फिर क्यू है, ठीक है, बेस थोड़ा सा, उसके बाद एसिडिक पे आने लग जाता है आर, फिर पी, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन द रिवर यमुना मे बी लीड टू, अच्छा ये बता देता हूँ। आपकी ना एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, एक लाइन मिलेगी, एनसीईआरटी रीड करके ज़रूर जाना, रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी देख लेना एक बार, बट रीड करके ज़रूर जाना क्योंकि डीप में आएगा, ठीक है। चलो, तो इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एल्गी, पहले तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि फॉस्फेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक तरह से उनकी ग्रोथ के लिए, एल्गी की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले ग्रोथ इन एल्गी, इंक्रीज इन ग्रोथ इन एल्गी कहाँ लिखा है? ए में और सी में, तो ए और सी में से हो सकता है, आप ध्यान से सुनना। एल्गी क्या करता है? बेसिकली डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका लेवल डिक्रीज कर देता है, और उसमें यही बात लिखी हुई है, देखो, ठीक है, डेड देयर इज़ नो ऑक्सीजन इन इट, तो ऑक्सीजन बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा अपना, ठीक है, हाँ जी, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन और इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ अ सैंपल ऑफ वाटर
containing detergent is providing to you, which of the following method will you adopt to neutralize it? ये तो सिंपल सीधी बात है, डिटर्जेंट क्या है, बेसिक है, अपने को एसिड चाहिए, इसमें से एसिड क्या है, सोडा लिखा हुआ है सब में, ए में, सी में, डी में, तो ये तो बेस है, तो अपने को न्यूट्रल करने के लिए एसिड चाहिए होगा जो कि है विनेगर, इसका आंसर होगा बी, बी है इसका आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, ये 2 एक्टिविटी और करेंगे अब, ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं। और जो मैंने है मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे मैंने इनकी पीडीएफ और सैम्पल पेपर की भी पीडीएफ वगैरह डाल दी है, आप वहाँ सैम्पल पेपर भी अगर आपके पास नहीं है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, तो मेन पॉइंट स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर लेना। ओके, चलो वैसे मैं आपको बता दूँ, ये क्लास 12th की फिगर है, क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। जो हमारा बी है बेसिकली, जो आपको इस पिक्चर के अंदर बी दिख रहा है वो डाइजेस्टर है, आपको पता ही है, ठीक है, फर्मेंटेशन जो है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इसमें, फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। और जो हमारा ए दे रखा है इसमें, ओके, वो वेस्ट वाटर फीड है, ठीक है, स्लरी होता है थोड़ा सा, ये गैस होल्डर है अपना, डी जो है वो, और सी जो है वो मैन्योर है, खाद वगैरह है। ओके, अब इस पिक्चर के में क्या लिखा हुआ है, ये कौन से पार्ट में हमें बैक्टीरिया मिलेगा, ये तो पता ही है, बी में मिलेगा, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बायोगैस के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है, और सॉरी रॉन्ग लिखी हुई है, आप भी ये गलती मत करना, नोट ढंग से पढ़ना, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है कि बायोगैस की एक खासियत कार्बन न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है, डिपेंड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है, बैक्टीरिया वगैरह देख लिया, रिच इन मैन्योर ये भी है, बट ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल है, बार बार यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, क्योंकि यही गलत लिखा हुआ है। ओके, चलो अब बात करते हैं जी 5.3 की। 5.3 में देखो सबसे सिंपल बात है, एक तरह से फ्लो करना है, फ्लो बनाना है, ठीक है। अब देखो डाइजेशन का पूरा, अब देखो पहले वाटर वेस्ट फीड था, डाइजेस्टर में गया, बायोगैस प्रोड्यूस हुई, बायोगैस को स्टोर किया और जनरेटर में यूज़ किया, इसका आंसर है बी, सिंपल है ये वाला, ठीक है। बट ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे देखने के लिए आ सकते हैं, ये अभी देखने में सिंपल लग रहे हैं, बट एग्जाम में आते हैं ना तो हमें बहुत टफ लगने लग जाते हैं। ओके, अब इसमें बताया रखा है कि बायोगैस जो है एक बेटर फ्यूल है, ठीक है, देन एनिमल डंग वगैरह जो केक होते हैं, जो एनिमल के एक तरह से खाद वगैरह, उपले जिसे कहते हैं हिंदी में, उससे बढ़िया होते हैं। क्यों? 2 रीज़न है। पहली बात तो बायोगैस की हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है और वो बर्न विदाउट स्मोक होता है, मतलब ज़्यादा धुआं नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी और डी, वो लिखा हुआ है हमारे 3 पे, ठीक है, सी और डी जो लिखा हुआ है वो हमारे इस पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, 3rd है। ओके, हाँ चलो चेक कर लेंगे, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 3rd एंड 4th है। ओके, एक सेकेंड, इसमें पूछा था कि 3rd का क्या है, हाँ सी था, 3rd और 4th सी था, मतलब सी था 3rd और 4th, ये थोड़ा ये मतलब 1 2 3 4 यहाँ देना चाहिए था, ABCD यहाँ देना चाहिए था, इसलिए बायोगैस जो होती है वो फॉर्म्ड होती है, ये इजी क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में और एब्सेंस एयर की एब्सेंस में, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा बायो का भी देख लेते हैं हम, ये लास्ट है, लास्ट एक्टिविटी है ये, बेसिकली आपको पता चल गया होगा, इसकी PDF मैंने डाल दी है, एक बार इसको ट्राई कर लेना, इसके आंसर वगैरह दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हो, साथ साथ हर एक्टिविटी के साथ जो भी है साथ आंसर भी दे रखे हैं, ये आपको वो दे रखा है, फूड चेन वगैरह जो होती है हमारी। ओके, तो इसमें अच्छा एक बात और बता दूँ, जो हमारी सन से एनर्जी आती है, ठीक है, उसका 1% का रूल होता है, और जब मतलब सन से जो प्लांट जो एनर्जी गेन करता है वो 1% करता है, और प्लांट से जो दूसरे में जाती है, मतलब प्लांट से जो एनिमल उस प्लांट को खाता है उससे फिर 10% होता है। अब इसमें यही बता रखा है कि 10,000 जूल जो है वो सोलर एनर्जी जो होती है वो बेसिकली फॉल ऑन दी ग्रीन प्लांट, ठीक है, और उसमें ये पूछा है कि कितना जो है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा वो जो ग्रीन प्लांट है, दैट इज़ 1%, 10,000 का 1% 100 जूल, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि जो रवि है दही ले गया लंच के लिए, वो किस फूड चेन में आएगा, देखो सबसे पहले तो मतलब जो घासें हैं वो फर्स्ट लेवल हो गया, सूरज से उसमें घासों पे, घास गाय खाएगी, गाय से कर्ड, तो बेसिकली तीसरे लेवल पे है, 3rd ट्रॉफिक लेवल पे है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी, हाँ 3rd होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कंपोज़र वगैरह होते हैं हमारे, डीकम्पोज़र होते हैं, वो फूड चेन पे कहाँ पर आते हैं, नॉट इंक्लूड इन फूड चेन, रीज़न क्या है, क्योंकि वो हर एक स्टेप में आते हैं। हमारे जो डीकम्पोज़र होते हैं, मैं आपको बता दूँ, कोई इंक्लूड नहीं किया उनको फूड चेन के अंदर, क्योंकि वो हर लेवल पे आते हैं, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मैटर है एंड एनर्जी आर दी 2 फंडामेंटल इनपुट ऑफ इकोसिस्टम, मूवमेंट ऑफ
अब इसमें से बताना है। देखो सी, देखो सीधा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि एनर्जी जो होती है एनर्जी जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब घासों से सूरज को रोशनी नहीं दे सकते, बट सूरज से घासों को रोशनी मिलती है और एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। इसमें से एक ही बात सही लिखी हुई है, और आगे भी पढ़ लेते हैं फिर भी। और इसमें ये बात लिखा हुआ है कि मैटर जो होता है वो रिपीटेडली सर्कुलेटिंग होता है, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपना सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, डिक्रीज इन एनर्जी एंड हाई ट्रॉपिक लेवल, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, पॉपुलेटेड एयर या पॉल्यूटेड एयर सॉरी एंड वाटर। ठीक है, तो देखो बात यह है कि जैसे 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 ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है, और इसी की वजह से फूड चेन के लेवल कम होते हैं। यही बात तो लिखी हुई है। अब 10,000 है, 10% यानी 100 उसको मिला, फिर 100 में से 10% उसको मिला, फिर उसको ऐसे ऐसे ये जो है वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एंड में, और जब ये ख़त्म हो जाता है, ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, लेवल भी एक तरह से हमारे ख़त्म होने लग जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी सही लगी हो, आपको समझ आया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और आई होप आपने 2x करके देखा हो, धीरे करके ना देखा हो, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। ओके, बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस ट्राई करूं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। बाकी आपको साइंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑल द वेरी बेस्ट है। आई एम रियली सॉरी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया साइंस के लिए आपके लिए। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा यार अगली बार से साइंस में भी उतना ही करूँ जितना SST में है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वाले के लिए भी जल्दी वीडियो अपलोड होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर मेरा कोई दोस्त मतलब जो IIT में पढ़ते हैं वगैरह हैं, अगर उनकी कोई एडवाइस होगी तो मैं वो टेलीग्राम पे आपके लिए ज़रूर शेयर करवाऊंगा उनसे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।